नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय लवणता के बारे में, जो कि भौतिक भूगोल की एक उपशाखा है जिसका नाम है समुद्र विज्ञान। उसी का एक भाग है कि महासागर के अंदर किस प्रकार से कितनी मात्रा में लवणता पाई जाती है और लवणता के स्रोत कौन कौन से हैं और लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता की परिभाषा क्या होती है, महासागरीय लवणता किसे कहते हैं? तो इसमें बताया गया कि महासागरीय जल है ना, महासागरीय जल का भार, जो महासागर के अंदर जो जल है उसका भार कितना है, वो भार और उसमें घुले हुए पदार्थों का अनुपात, कि महासागरीय जल का भार और उसमें जो पदार्थ घुले हुए हैं उन पदार्थों का अनुपात महासागरीय लवणता कहलाता है। क्या कहलाता है? महासागरीय लवणता कहलाता है। जो पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो रसायन होते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। जो लवणता होती है उसको किस रूप में मापा जाता है? तो इसे 1000 ग्राम जल में उपस्थित जल के अनुपात में मापा जाता है कि 1000 जल के अंदर 1000 जल में कितनी ग्राम या 1000 ग्राम जल में कितने ग्राम लवण की मात्रा है, उस अनुपात के रूप में इसको देखा जाता है। तो महासागरीय जल की औसत लवणता के बारे में बात कर लेते हैं। तो महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? तो महासागरीय जल की औसत लवणता है 35 ग्राम प्रति 1000 जल के अंदर है, कि मतलब प्रति 1000 या 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवणता की मात्रा है। क्या बताया? जिसे और किस रूप में देख सकते हैं, 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवणता की मात्रा है। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप वास्तविकता की बात करें, अगर एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके ऑप्शन के अंदर अगर उत्तर में अगर 15 ग्राम लवणता नहीं दिया गया होता है और उस जगह पर अगर 34.75 दिया हुआ था, तो उसको भी आपने को राइट मानना है, क्योंकि वास्तविक जो लवणता है वो कितनी है? 34.75 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल के अंदर है। लेकिन हम उसे पूर्णांक में कितनी मानते हैं? 35 ग्राम मान लेते हैं। उसके बाद में अगर प्रतिशत की बात की जाए कि कितनी प्रतिशत लवणता पाई जाती है, तो वो आ जाता है 3.5% औसत लवणता आती है। ठीक है ना। तो अभी हमने जो देखा था कि महासागरीय लवणता, तो महासागरीय जल का भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को क्या कहा जाता है? महासागरीय लवणता कहा जाता है। और उसके बाद में लवणता को जो मापा जाता है कि प्रति 1000 मतलब 1000 ग्राम जल के अंदर लवणता के अनुपात को देखा जाता है, जिसमें आ जाता है कि महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है। तो महासागरीय जल की औसत लवणता है कि 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवणता है। उसके बाद में हम देखते हैं महासागरीय लवणता के स्रोत, कि महासागरीय लवणता के स्रोत कौन कौन से हैं, किन स्रोतों के माध्यम से महासागरीय जल में लवणता की मात्रा घटती है या बढ़ती है, उनके बारे में देख लेते हैं। महासागरीय लवणता के स्रोत। महासागरीय लवणता के स्रोत में पहला जो बताया गया वो बताया नदियों द्वारा, कि नदियाँ क्या करती है कि अब विभिन्न अपने उद्गम स्थानों से निकल कर आती है, पहाड़ी क्षेत्रों से निकल कर आती है। उसके बाद वो क्या है कि मैदानी भागों में से प्रवेश करके जो स्थल भागों में जो विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं या लवण होते हैं, उन लवणों को अपने साथ जल के अंदर क्या करती है? घोल कर साथ में लेकर चली जाती है, और जाकर वो क्या करती है? बहाकर लेकर चली जाती है और किसी समुद्र या सागर में जाकर मिल जाती है। और दूसरा कारण बताया है स्रोत पवन द्वारा, कि स्थल भागों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं उन लवणों को पवन के माध्यम से या हवा के माध्यम से भी हवा क्या करती है? उन लवणों को या रसायनों को उड़ाकर वहाँ से समुद्र या सागर के तटीय क्षेत्रों में क्या करती है? उनका निक्षेप कर देती है या उनका जमाव कर देती है। उसके बाद में ज्वालामुखी उद्गार, कि सागर या समुद्र की तली में जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो क्या है कि उनमें जो
लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो वो पानी के अंदर ही उनमें जो अलग अलग प्रकार के जो लवण होते हैं या रसायन होते हैं वो उसी के अंदर घुलकर उसमें मिश्रित हो जाते हैं। उसके बाद एक विद्वान था जिसका नाम है झोली। झोली ने महासागरीय लवणता के बारे में कुछ कथन कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि संपूर्ण महासागरीय भागों का लवण निकाल लिया जाए, क्या कहा कि यदि संपूर्ण महासागरीय भागों का लवण, जितने भी महासागर है उन सभी महासागरों के जल का अगर लवण अगर इकट्ठा कर लिया जाए, तो क्या कहा अगर उसको बाहर निकाल लिया जाए तो महासागर की जो तली है, महासागरीय जल की जो तली है वो 30 फीट नीचे गिर जाएगी, 30 फीट नीचे गिर जाएगी। क्या बताया कि यदि संपूर्ण महासागरीय भागों का लवण निकाल लिया जाए तो महासागरीय जल की सतह, महासागरीय जल की जो तली जो सतह है वो क्या हो जाएगी 30 मीटर नीचे चली जाएगी, और फीट में बात की जाए तो 100 लगभग 100 फीट नीचे गिर जाएगी। ठीक है। उसके बाद यदि संपूर्ण महासागरीय जल को या यदि संपूर्ण महासागरीय जल के लवण को स्थल पर फैलाया जाए, कि जो संपूर्ण महासागरीय जल में जो लवण घुला हुआ है उस लवण को निकालकर अगर धरातल पर अगर बिछाया जाए या फैलाया जाए तो कितनी मोटी परत बन जाती है? 150 मीटर की मोटी परत बन जाएगी। उसके बाद 1884 ईस्वी में एक अभियान चला था जिसका नाम है चैलेंजर अभियान। उस चैलेंजर अभियान के तहत ही महासागरों के अंदर, महासागर के प्रशांत महासागर के अंदर जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, उसकी खोज की गई थी। इसीलिए उस गर्त को कहीं कहीं पर महासागरीय गर्त के रूप में, जो महासागरीय जो गर्त है वो सबसे जो गहरा गर्त है वो है मेरियाना गर्त है, तो मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। चैलेंजर अभियान के अनुसार एक विद्वान था जिसका नाम था डिटमार। डिटमार ने 27 प्रकार के लवण बताए। जो एक विद्वान था उन्होंने विद्वान का नाम क्या था? डिटमार। डिटमार ने क्या किया कि महासागरीय लवणों के अंदर उन्होंने क्या कहा कि उसके अंदर 27 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। उनमें से 7 प्रकार के लवणों को मुख्य बताया, 7 मुख्य लवण बताए। अभी इन लवणों का अवरोही क्रम देख लेते हैं। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा, उसके बाद और उसके बाद। लवणों का अवरोही क्रम, पहला आता है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और NaCl की मात्रा कितनी पाई जाती है? 27.213 ग्राम, जो कि सर्वाधिक मात्रा है। कितनी है प्रतिशत में? कितनी मात्रा बता रखी है? 77.8% इस लवण की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद दूसरा आता है मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा लवण आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे MgCl2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें कितनी प्रतिशत मात्रा है? 10.9% इस लवण की प्रधानता या ये लवण पाया जाता है। उसके बाद में तीसरा जो लवण है वो है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे किस सूत्र के माध्यम से या किसके माध्यम प्रदर्शित करते हैं? MgSO4। क्या है? MgSO4। और इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 4.7%। उसके बाद में नंबर 4, चौथे नंबर पर जो लवण पाया जाता है वो है कैल्शियम सल्फेट, जिसे CaSO4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और उसमें 3.6% इसकी मात्रा पाई जाती है। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम जो है, पोटेशियम सल्फेट लवण में इसकी मात्रा पाई जाती है 2.4%। छठा है कैल्शियम कार्बोनेट। महासागरीय लवण के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की 0.3% मात्रा पाई जाती है। उसके बाद 7वां नंबर का जो
लवण आता है वो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कौन सा है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसकी मात्रा पाई जाती है 0.2% मात्रा पाई जाती है। महासागरीय लवणों के अंदर इनका क्रम इस प्रकार से है कि सबसे ज़्यादा मात्रा सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड की पाई जाती है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट की पाई जाती है, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके बाद में सातवां है मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है। ध्यान रखना कि प्रश्न आता है कि निम्न में से महासागरीय लवणों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड आता है, तो उसको सही करना है। लेकिन यह प्रश्न क्या है, काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये एक सरल प्रवृत्ति का प्रश्न बन चुका है जिसको सभी विद्यार्थी करते हैं। आजकल क्या है कि इसको ऑप्शन में देते ही नहीं है और ये वाला ऑप्शन में देते हैं और पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा रसायन या किस लवण की मात्रा महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक है, तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा आएगी। जैसे ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, चौथा ये दे दिया, इन चारों में से पूछ लिया तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड सही आंसर आएगा। उसके बाद में अगर इस प्रकार से, और एक प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि इन चारों का क्रम पूछ लिया जाता है कि निम्न में से महासागरीय लवणता का अवरोही क्रम है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इन चारों में से आपको सेलेक्ट करके निकालना है कि कौन सा सही आंसर है। अब हम देखते हैं कि अगर माना कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महासागरीय लवणों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और उसमें अगर इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड नहीं आता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं आता है, तो आपको किस प्रकार से उसका हल निकालना है, तो उसमें ऑप्शन में क्या आएगा उसको देखते हैं। तो महासागरीय लवणों का जो क्रम आएगा उसमें आएगा क्लोरीन आएगा। क्या आएगा? क्लोरीन। सर्वाधिक मात्रा क्लोरीन की पाई जाती है, जो कि एक ऋणात्मक रसायन है। कौन सा है? ऋणात्मक, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक रसायन है जिसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में घुला हुआ है। और दूसरा है सोडियम, जो कि धनात्मक सोडियम जो है वो धनात्मक रसायन है। उसके बाद तीसरा आता है सल्फेट और चौथे नंबर पर आता है मैग्नीशियम। अगर उस प्रकार से प्रश्न नहीं आता तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर क्लोरीन अगर ऑप्शन में है तो आपको क्लोरीन को सही करना है। अगर ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं? प्रभावित करने का मतलब यह है कि उन कारकों के माध्यम से कहीं पर लवणता बढ़ जाएगी, कहीं पर लवणता कम हो जाएगी। ऐसे कौन से कारक हैं? जिसमें पहला बताया गया है वाष्पीकरण। क्या बताया? वाष्पीकरण बताया कि जिन महासागरीय भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ लवणता का अनुपात भी बढ़ जाता है। क्या बताया? जिन महासागरीय भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता का अनुपात भी बढ़ जाता है। सही है, क्योंकि जो वाष्पीकरण जो होता है वो लवण का नहीं होता है, वो जल का होता है। तो जल में क्या होता है? जल का वाष्पीकरण हो जाएगा और शेष जो भाग बच जाएगा रसायन, वो एक लवण के रूप में रह जाता है। अर्थात वाष्पीकरण व लवणता में समानुपाती संबंध पाया जाता है। वाष्पीकरण और लवणता में समानुपाती संबंध पाया जाता है कि अगर वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता भी बढ़ेगी, अगर वाष्पीकरण घटेगा तो लवणता भी घटेगी। जैसे बताया गया एग्जाम्पल के लिए, अयन रेखी भागों में, अयन रेखी भाग मतलब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का भाग। तो अयन रेखी भागों में
अधिक वाष्पीकरण होने के कारण, क्या बताया कि अयन रेखी भागों में अधिक वाष्पीकरण होने के कारण लवणता का अनुपात अधिक रहता है, क्योंकि वहाँ पर जल का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और वहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद दूसरा कारक बताया कि वर्षा का जल, वर्षा का जल कि जिन महासागरीय भागों में, क्या बताया, जिन महासागरीय भागों में वर्षा का जल अधिक प्राप्त होता है, मतलब जिन महासागरीय भागों में वर्षा का जल अधिक प्राप्त होता है वहाँ लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो पानी जो आता है वर्षा का पानी, वो एक स्वच्छ पानी होता है, वो मीठा पानी होता है, जिसमें खारा पानी नहीं होता, वो उसमें लवणता के गुण नहीं होते हैं। इसलिए वो क्या करता है कि अपने साथ मीठा पानी बहाकर ले जाती है नदियाँ वगैरह, तो वर्षा का पानी जैसे समुद्र के अंदर मिलता है तो उसमें लवणता की मात्रा को कम कर देती है, जिसका कारण वर्षा का जल शुद्ध होना, शुद्ध मतलब मीठा पानी होना। अब इससे संबंधित जो प्रश्न जो बनते हैं वो जिस प्रकार से एक दे रखा है यहाँ पर, इसको समझिए। विशुद्ध रेखी भागों की अपेक्षा अयन रेखी भागों में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। क्या बताया? विशुद्ध रेखी भागों की अपेक्षा अयन रेखी भागों में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। और कथन मतलब कारण, आर कारण क्या बताया गया कि विशुद्ध रेखी भागों में अयन रेखी भागों से अधिक वर्षा होती है। क्या कहा कि विशुद्ध रेखी भागों में, मतलब विशुद्ध रेखा के आसपास के भागों में अयन रेखी भागों से अधिक वर्षा होती है। तो इसका जैसे जो प्रश्न बनते हैं वो आता है नंबर 1, जैसे ए व आर दोनों सही है। दूसरा बनता है ए सही है तथा आर गलत है। नंबर 3 ए व आर दोनों सही है, दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और चौथा आता है ए व आर दोनों गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? उसमें सही आंसर होगा नंबर 3, ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि क्या है, विशुद्ध रेखी भागों में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है, सॉरी विशुद्ध रेखी भागों की अपेक्षा अयन रेखी भागों में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। क्योंकि विशुद्ध रेखा जो भाग है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन अयन रेखी भागों में वर्षा कम होती है और वहाँ पर आसमान साफ रहता है और वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है। और विशुद्ध कारण क्या बताया? विशुद्ध रेखी भागों में अयन रेखी भागों से अधिक वर्षा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है तो लवणता को भी कम कर देती है। उसके बाद आया है नदियों का जल। नदियों के जल में क्या बताया गया है कि नदियाँ अपने साथ अधिक मात्रा में शुद्ध वर्षा का जल और बर्फ का जल बहाकर लाती है। क्या करती है? जब नदियाँ बहकर आती है तो अपने साथ वर्षा का शुद्ध जल और बर्फ का पानी बहाकर लाती है, जिससे नदियों के मुहाने वाले भागों में किसी समुद्र या सागर में मिलने से पहले वाला जो भाग आता है
भागों में सागर महासागर में लवणता का अनुपात कम पाया जाता है, कमी पाई जाएगी। जैसे हम भारत के बारे में देखते हैं, ये जल विभाजक रेखा, इधर गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सॉरी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, है ना, पेरियार, या इस इधर वाली जो नदियां हैं सारी जो कि बंगाली खाड़ी में गिरती है उसकी मात्रा ज़्यादा है। इधर नर्मदा, तापी जो कि सीधी अरब सागर में गिरती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। ये आपका हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। जो नदियाँ जो होती है वो अपना 77% जल का विसर्जन करती है बंगाली खाड़ी में, और 23% जल का विसर्जन अरब सागर में करती है। इसीलिए इसमें बंगाली खाड़ी वाले भाग में क्या है, नदियों का पानी ज़्यादा गिरता है, इसीलिए इस वाले भाग में क्या हो जाएगी, महासागरीय अरब बंगाली खाड़ी में लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इधर की जो लवणता होगी वो हो जाएगी 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में, इधर हो जाएगी 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में। क्योंकि इधर क्या है, इधर नदियाँ कम गिरती है और इधर वाष्पीकरण भी अधिक होता है, इसीलिए इस वाले भाग में क्या है, महासागरीय लवणता ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद में आगे देखते हैं, जिसमें एक सवाल दिया गया है, कथन कथन ए, बंगाली खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। क्या कहा कि बंगाली खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। उसके बाद में कथन मतलब कारण बताया गया है आर। कारण क्या बताया कि बंगाली खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में नदियों का जल कम प्राप्त होता है। क्या होता है, अरब सागर में नदियों का जल कम प्राप्त होता है, जबकि बंगाली खाड़ी में जल ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अरब सागर में नदियों का जल कम प्राप्त होता है और साथ ही साथ वहाँ पर उच्च वाष्पीकरण भी है, वाष्पीकरण भी उच्च होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसके बाद में एक और आया है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं कि कथन कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है। क्या कहा इसमें कि कैस्पियन सागर के दक्षिण की अपेक्षा या दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है, कि नीचे वाले भाग दक्षिण वाले भाग में लवणता ज़्यादा पाई जाती है और उत्तर वाले भाग में लवणता कम पाई जाती है। उसका कारण क्या बताया है, आर कारण उत्तरी कैस्पियन सागर में यूराल वोल्गा नदियाँ गिरती हैं। क्या बताया कि उत्तरी कैस्पियन सागर में 2 नदियाँ गिरती है जो कि यूराल व वोल्गा नदी के रूप में है। जैसे माना कि ये एक सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर है, इधर आती है एक नदी जिसका नाम है
यूराल नदी, और एक नदी और बहती है इसमें जिसका नाम है वोल्गा नदी। तो इसके ऊपर वाला जो भाग है वो तो हो गया उत्तरी भाग, और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी भाग। ठीक है, तो इसके उत्तरी भाग जो है उस वाले भाग में तो 14% या 14 ग्राम, इस वाले भाग में तो 14 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है, और दक्षिण वाले भाग में पाई जाती है 170 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में लवणता पाई जाती है। उसके बाद में एक और आया है, एग्जाम्पल के लिए बताया इसमें कि काला सागर के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग में लवणता कम पाई जाती है। जिसका कारण क्या है, पश्चिम भाग में निपर, निस्टर व डेन्यूब नदियाँ मिलती हैं या गिरती है। क्या कहा इसमें कि काला सागर के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग में लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि पश्चिम वाला जो भाग है उस पश्चिम वाले भाग में ये तीनों नदियाँ क्या करती है, अपना जल विसर्जित करती है, और जल विसर्जित करेगी तो क्या होगा, उधर वाला भाग की लवणता कम हो जाएगी। तो ये भी कथन सही है। उसके बाद आया कि बाल्टिक सागर में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है, जिसका कारण बर्फ से पिघला हुआ शुद्ध जल का प्राप्त होना। इसका एक चित्र इधर ऊपर बनाते हैं। इस प्रकार से अपना यूरोप का क्षेत्र आ जाता है। इस जगह में जो ये जो भाग है ये है बाल्टिक सागर, और इधर है नॉर्वे और स्वीडन। या ये इस भाग का जो बर्फ है वो बर्फ इधर की तरफ क्या करता है, पिघल कर इस सागर की तरफ चला आता है, और इस सागर में आकर क्या करता है, इस पानी की लवणता को कम कर देता है। क्योंकि बर्फ से पिघला हुआ है, सबसे शुद्ध व सबसे स्वच्छ जल जो होता है वो बर्फ के रूप में ही जमा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में हम कल चर्चा करेंगे।